क्लास 12th केमिस्ट्री। जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिसाइड किया था कि हम लोग हर वीडियो के अंदर 10 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उसमें 5 ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगे। ये पहला प्रॉब्लम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के हैं, इसके अलावा 9 प्रॉब्लम्स इसमें और भी हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और सबसे पहले देखते हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस के आंसर्स क्या होंगे। इसमें जो पहला रिएक्शन है उसमें एक एल्कीन है जिसके साथ एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है और इसका रिएक्शन आपको कराना है पीसीसी के साथ। और आपको मालूम है कि जब पीसीसी के साथ आप रिएक्शन करते हो किसी भी एल्कोहल का, तो अगर ये एल्कोहल 1 डिग्री होगा तो इसको ये कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, और अगर ये 2 डिग्री होगा तो इसको कन्वर्ट करेगा कीटोन में। और इसका इफेक्ट डबल बॉन्ड के ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं पड़ता, इसलिए डबल बॉन्ड को आपको सेम रखना है, यहाँ पे नो चेंज। और ये जो एल्कोहल है वो प्राइमरी है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देना है आपको सीएचओ में। इसलिए आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH2 CH एंड CHO। ये इसका प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक आपके पास कीटोन है, उसका रिएक्शन करना है यहाँ पे कार्बाजाइड के साथ। और आपको मालूम है कि जब यहाँ पे इसके साथ आप रिएक्शन कराते हो और किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन कराते हो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, तो ये आपका होगा कार्बोनिल कंपाउंड इस तरीके से। और इसका रिएक्शन आपको कराना है अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। जो भी अमोनिया डेरिवेटिव होगा उसके हाइड्रोजन यानी H2 को आपको क्या करना है, O के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर कर देना है। और इस 2 हाइड्रोजन के अलावा जो तीसरा होगा वो चाहे हाइड्रोजन होगा चाहे कोई ग्रुप होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। अब इस कार्बन को और इस हाइड्रोजन को आपको डबल बॉन्ड से जोड़ना होता है। क्लियर? यही आपका रिएक्शन है किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। ये भी एक अमोनिया डेरिवेटिव है। अब इस अमोनिया डेरिवेटिव में देखोगे तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि आप किस NH2 ग्रुप को इसके साथ बॉन्डिंग में यूज करो। तो हमेशा आप याद रखना, जो NH2CO के साथ बाइंड होगा उसको कभी भी आपको बॉन्डिंग में यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड होगा वो कॉन्जुगेशन में होगा कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के साथ, इसलिए वो डोनेट हो नहीं पाएगा। इसलिए जो इसके साथ होगा प्रेजेंट NH के साथ NH2, उसी के इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पे शिफ्ट कराना है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इस कार्बन जिसका O आपको हटा देना है, इस कार्बन के साथ 2 CH3 जो लगा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। इस कार्बन के साथ इस वाले नाइट्रोजन को जोड़ेंगे डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड N लगा दिया, ये H2 और O बाहर हो गया। बाकी जो ग्रुप होंगे उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज लिख देना है और ये बन जाता है सेमी कार्बाजोन। तीसरा, यहाँ पे आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है और इसका रिएक्शन कराना है FeHCl के साथ, मतलब एक्टिवेटेड यहाँ पे मेटल का रिएक्शन कराना है नाइट्रो कंपाउंड के साथ। और ये क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करेगा और NO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में, मतलब बेंजीन पे आ जाएगा NH2 ग्रुप, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन में, ये एनिलीन बन जाता है। अगला है CH3CHO और इसका रिएक्शन है डाइल्यूट NaOH के साथ। जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आप कराते हो डाइल्यूट NaOH के साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। और एल्डोल कंडेंसेशन जब बोलेंगे तो एक कंडीशन है, जो यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। और इस रिएक्शन में होता क्या है, हम सेम एल्डिहाइड या कीटोन का 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और उसका रिएक्शन कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक कंपाउंड मान लीजिए उसका हमने इस तरीके से लिख दिया और दूसरा कंपाउंड भी हमने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे होता क्या है, जो एक आपका कंपाउंड होगा उसका जो एक अल्फा हाइड्रोजन होगा, उस अल्फा हाइड्रोजन को आपको O के ऊपर शिफ्ट करके इसको बनाना है OH। और बाकी इसका जो बचा हुआ पार्ट होगा उसी पार्ट के थ्रू आपको इसको जोड़ना है उसी कार्बन के साथ जो डबली बॉन्डेड O के साथ बाइंड हो। ठीक है? मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा समझिए, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, ये आपका CH है और इसके साथ जो O था उसको OH बना दिया। अब इसी कार्बोनिल कार्बन को और ये जो अल्फा कार्बन है इन दोनों को जोड़ना है आपको। ये अल्फा कार्बन की जगह अब केवल बचेगा CH2, क्योंकि एक H ट्रांसफर हो गया है और ये CHO ऐसे ही रहेगा। यही प्रोडक्ट है और इसको एल्डाल हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप एक साथ आता है। अगर ऑल के साथ यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप आएगा तो उसको हम कीटॉल बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसको कंप्लीट करना है। जब भी आप किसी एसिड का रिएक्शन करते हो अमोनिया के साथ और इसकी करते हो हीटिंग, ये जनरली कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में, ये बन जाएगा CH3CO और NH2। और जब कोई भी अमाइड आपके पास होगा उसका रिएक्शन कराते हो Br2KOH के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें ये CO ग्रुप हट जाता है, यानी बन जाएगा अमाइन जिसमें एक कार्बन कम रहेगा। ये B होगा CH3NH2।
और आप CH NaOH का रिएक्शन जानते हो, जब आप किसी भी अमाइन का रिएक्शन करते हो क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, ये बना लेता है इसको CH3NC, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा CH3NC आएगा। ये है इसका कंप्लीट रिएक्शन। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। एक सॉल्यूशन है जिसका pH 10 है, तो उसके लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन लिखें तो हम लोग लिखते हैं H+1 इलेक्ट्रॉन को यूज करके कन्वर्ट होता है हाफ H2 में। ठीक है, अब इस रिएक्शन को यूज कर लीजिए। अगर इसका हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लोग लिखते हैं E H+2 H2 इक्वल टू E नॉट H+2 H2 माइनस 0.0591 बाई N log 1 बाई कंसंट्रेशन H+। इसी मामले से सॉल्व होगा। अब आप जानते हैं इस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इसकी जगह आ जाएगा 0 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक, अब यहाँ पे लिखोगे माइनस 0.0591 बाई, अगर इस रिएक्शन को यूज करोगे तो आपको n की वैल्यू यूज करनी है 1। अगर इसको आप बैलेंस करना चाहते हो तो आप बैलेंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बैलेंस करोगे इंटू 2 करोगे तो इसके साथ 2 आ जाएगा, और 2 आएगा तो पावर में आपको 2 लगाना पड़ेगा, जो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप ये 2 नहीं लिखते तो यहाँ पे भी पावर में आपको 1 लिखना पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे जैसे कर लीजिए। अब इसको लिख देंगे हम लोग लॉग, और अगर हम H+ को ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा H+ के पावर -1, यानी हो जाएगा ये माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, और इसी को हम लोग pH बोलते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हो माइनस 0.0591 बाई 1 इंटू pH, और pH की वैल्यू आपको 10 दिया गया है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.0591 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा -0.591। यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन से आपको बनाना है एल्कोहल। ठीक है, और जब हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बनाते हैं तो वहां पे करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस एल्कीन की करेंगे तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, वही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो अगर यहाँ पे एल्कोहल के फॉर्मेशन का हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें आपके पास कोई भी एल्कीन होगा, इसका रिएक्शन आपको करना है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये कन्वर्ट हो जाता है CH, और यहाँ एक पे आ जाएगा OH बॉन्ड, इस तरीके से। इसी का हम लोगों को मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, जिसमें जो पहला स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या होगा, आपके पास जो डबल बॉन्ड कंटेनिंग एल्कीन होता है उसके साथ हम लोग प्रोटॉन का रिएक्शन कर देते हैं। जहां पे प्रोटॉन हम लोग लिख रहे हैं वहां पे आप H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो। ठीक है, वैसे अटैक करने वाला यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन ही होता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर होगा वो एसिड के H+ को यूज करके बनाता है हाइड्रोनियम आयन, और यही हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करता है। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ द हाइड्रोनियम आयन ओवर एल्कीन। इससे होगा क्या, ये जो प्रोटॉन होगा वो किसी एक कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसी के ऊपर ये H+ अटैच हो जाएगा, और दूसरे पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा बन जाएगा फर्स्ट स्टेप का, वो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C के साथ H, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, इसके ऊपर अटैक करना है वाटर का। ठीक है, तो दूसरा स्टेप यहाँ पे हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक क्यों बोलते हैं इसको समझ लीजिए। जो वाटर है, वाटर के पास है लोन पेयर O के ऊपर, और यहाँ पे जो सेंटर एक आपने क्रिएट किया हुआ है कार्बोकैटायन का, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करने जा रहा है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक हम लोग बोलते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे बना था कार्बोकैटायन वो है, अब इसके ऊपर यहाँ पे वाटर अटैक कर जाए। ठीक है, इसी O के थ्रू, O के इलेक्ट्रॉन के थ्रू, सॉरी। तो जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे ये पूरे वाटर को आपको एज इट इज बाइंड करा देना है। ठीक है, कैसे बाइंड कराना है, C इसके साथ O H H हम लोग ऐसे लिख देंगे,
और इसके साथ जो कुछ भी जैसे अटैच था वहां पे कोई चेंज नहीं करना है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका शिफ्ट हो जाएगा और आ जाएगा O के ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेकेंड स्टेप का प्रोडक्ट। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, ईमानदारी से जो आपने प्रोटॉन यहाँ पे यूज किया था एसिड का, उस एसिड का प्रोटॉन आपको उसको वापस कर देना है। मतलब यहाँ से प्रोटॉन को हटाना है, और प्रोटॉन को जब यहाँ से हटाओगे तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे अब आप कर दीजिए डीप्रोटोनेशन। जब भी डी वर्ड कहीं पे लग जाए समझ लो वहां से कुछ आपको हटाना है, मतलब एलिमिनेट करना है। जब डीप्रोटोनेशन करोगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर जाएगा, तो बोलेगा ये कि अपना इलेक्ट्रॉन आप वापस ले लो, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कर देगा न्यूट्रलाइज। और जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। तो यहाँ पे जो फाइनल रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा, ये कार्बन इसके साथ जो OH लगा होगा, इसमें ये H इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, और इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बन जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ दो ग्रुप पहले से अटैच थे, एक पे आ जाएगा OH, एक पे आ जाएगा H। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको एक चीज और समझना है, वो समझ लीजिए। जब भी आप एल्कीन से एल्कोहल बनाते हो तो ये मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है, और जब मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा तो आपको मालूम है कि जो OH ग्रुप है वो हमेशा उसी कार्बन पे आएगा जहां पे हाइड्रोजन लेस नंबर में होगा। तो अभी आपने यहाँ पे जो एल्कीन लिखा है वो जनरल एल्कीन लिखा है। अगर यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक एल्कीन दे दे जहां पे हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप भी स्पेसिफाई किया रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, हाइड्रोजन को आपको उस कार्बन पे भेजना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और OH को उस कार्बन पे लगाना है जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। इसलिए जब आप प्रोटोनेशन करोगे तो पहले ही डिसाइड कर लेना कि जो दो कार्बन है उसमें किस कार्बन के ऊपर आपको प्रोटोनेशन करना है। तो किस कार्बन के ऊपर करना है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होता है। इसलिए अब OH वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो हाइड्रोजन आपको कहां लगाना होगा, जहां पे हाइड्रोजन पहले से ज्यादा होगा। इसलिए आप दोनों कार्बन में सेलेक्ट कर लेना, जिसके ऊपर H आपको ज्यादा दिखेगा उसी पे आपको प्रोटोनेशन करना है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन करोगे तो अपने आप यहाँ पे OH आएगा। क्लियर, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6 इलेक्ट्रॉन इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग। ये पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और डेल्टा O क्या है, T2G और EG के बीच का एनर्जी गैप है। ठीक है, दिस वन इज द डेल्टा O। ये आपका T2G है और EG है। तो जब डेल्टा O की वैल्यू कम होती है, मतलब जब पेयरिंग एनर्जी होती है ज्यादा, किसी एक के रिस्पेक्ट में आप लोग इसको सेट करके रखना। तो जब डेल्टा O की वैल्यू कम होगी तो इनके बीच में जब गैप कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 आने के बाद वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है EG में, मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती। तो जब भी यहाँ पे P की वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा O से, आपको पेयरिंग नहीं करानी है। ठीक है, इस वजह से होगा क्या, पहले 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे EG में, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 एंड EG2। ठीक है, अब यही अगर उल्टा होता फिर उस कंडीशन में पेयरिंग हो जाती, इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन आ जाता T2G में, इसलिए आप लिखते T2G में 6 और EG में 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है जिसका कह रहा है कि आप स्टीरियो आइसोमर बता दो। अब जब हम स्टीरियो आइसोमर बताएंगे तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, जिसमें आएगा ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल में आपको मिलता है सिस ट्रांस, और इसी का जब मिरर इमेज बना देते हो तो वो ऑप्टिकल हो जाता है। और आपको मालूम है कि जो ट्रांस है उसका जो मिरर इमेज होता है वो सुपर इम्पोजिबल होता है, और जो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे उसमें जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। इसलिए आप जब ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे तो केवल सिस का बनाओगे, ट्रांस का नहीं बनाओगे। ठीक है, तो कुल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे देख लीजिए। सबसे पहले इसका हम ट्रांस बना रहे हैं, जब इसका हम ट्रांस बना देंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा लाइक दिस। ट्रांस हम लोग बना रहे हैं इसलिए अपोजिट प्लेस पे हमको सेम लिगेंड रखना है, इसलिए हम Cl रख दे रहे हैं, और बाकी जगह हम लोग डाल देंगे इन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज 1 है इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पॉजिटिव 1। दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। और जब इसी का सिस बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, अपोजिट प्लेस पे सेम आपको लिगेंड नहीं रखना है। ठीक है, इसका बना दो स्ट्रक्चर, किसी एक के प्लेस को बदल देना। तो दिस वन इज सेंट्रल मेटल, इसको ऐसे रखेंगे,
ये 6 प्लेस है, कहीं पे कुछ भी डाल दो। तो हम एक इन यहाँ डाल देते हैं और एक Cl यहाँ डाल देते हैं, एक Cl यहाँ और एक इन यहाँ। ठीक है, अभी अपोजिट प्लेस पे नहीं है इसलिए ये सिस है। पॉजिटिव चार्ज दिखा दो आप यहाँ पे एक, दिस वन इज द सिस। और मिरर इमेज इसी का बनेगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमर में आ जाए। इसी का मिरर इमेज बना दो। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा? ये हो गया CO, इधर आपका दिख रहा है Cl तो यहाँ Cl आएगा, एक Cl यहाँ आएगा, यहाँ पे इन बनाया था तो ये ऐसे दिखेगा और इधर वाला जो इन है वो यहाँ दिखेगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक ट्रांस, एक सिस और एक उसका मिरर इमेज। 3 स्टीरियो आइसोमर के ये स्ट्रक्चर हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आपको रीजन देना है दो। पहला, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर जिंक इन 3D सीरीज। कह रहा है 3D सीरीज में जो जिंक है उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लोवेस्ट होता है। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। कोई भी आपके पास क्रिस्टल लैटिस होगा तो उस क्रिस्टल लैटिस से आपको एटम को अलग करना है, और एटम को अलग करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है कुछ एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस एटमाइजेशन के लिए मतलब क्रिस्टल लैटिस से एटम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एटम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी इंटरेक्शन को ब्रेक करना होता है। और ये मेटल है इसलिए यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा? मेटेलिक बॉन्ड होगा। और मेटेलिक बॉन्ड जनरली किस वजह से बनता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मेटेलिक बॉन्ड वहां पे उतना ही स्ट्रांग होगा, इसलिए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी उसका होगा हाई। अब जब हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 एंड 4s2। और इसमें जो d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड है, मींस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होगा तो देयर इज नो मेटेलिक बॉन्ड, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती। इस वजह से इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है लोवेस्ट। तो आपको लिख देना यहाँ पे कि जो जिंक है वो कंप्लीटली फील्ड है एंड इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो मेटेलिक बॉन्ड बिटवीन द जिंक एटम इज वेरी वीक एंड इट इज इजिली ब्रोकन। इसका बी पार्ट है, एक्टिनाइड एलिमेंट शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं वो वाइड रेंज में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो जो एक्टिनाइड होते हैं, एक्टिनाइड के लिए जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हो 5f में, 6d में और 7s में। और तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लगभग एक जैसी होती है। और जब ये सिमिलर एनर्जी को शो करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? बॉन्डिंग में सबके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और जब यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में तो क्या हो जाएगा? ये ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। ये इसका है रीजन। अगर यही लेंथेनाइड की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 4f, 5d और 6s के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी एनर्जी होती है अलग अलग, मतलब सिमिलर एनर्जी नहीं होती। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में बिल्कुल नहीं जाता, इसका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाता है, इसका भी थोड़ा सा चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे 4 कंपाउंड है जिनको बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो पहला है पेंटेन 1 ऑल, मींस CH3, CH2, 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 CH2 एंड OH। दूसरा है एन ब्यूटेन, मींस CH3, CH2, CH2 एंड CH3। तीसरा है पेंटेनल, मींस 4 कार्बन और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो CH3, CH2, CH2 एंड CHO। तीसरा है पेंटेनल, मतलब एल्डिहाइड, मींस 4 कार्बन का चेन और उसके साथ CHO ग्रुप, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CHO। उसके बाद है इथॉक्सी इथेन, मींस CH3, CH2, O, CH2 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि पहले तो मोलर मास आपको चेक कर लेना है, मोलर मास सेम रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप पे जाना है। तो इसका, इसका और इसका मोलर मास एक जैसा है क्योंकि यहाँ पे कार्बन का नंबर भी ज्यादा है और साथ में एक O भी लगा हुआ है। इस वाले के केस में क्या है? कार्बन का नंबर कम है इसलिए मोलर मास यहाँ पे कम हो गया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीन में। तो यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका है ईथर। जो एल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा पहला वाला।
ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है एल्डिहाइड की, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है, इसलिए सेकंड नंबर आ जाएगा एल्डिहाइड का। थर्ड नंबर पे ईथर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की पोलैरिटी होती है लेकिन उतना नहीं होता जितना एल्डिहाइड और कीटोन का होता है, इसलिए इसका नंबर आ जाएगा थर्ड। और इसका नंबर आ जाएगा फोर्थ, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, नॉर्मल वान टू वान फोर्स होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। A first order reaction takes 40 minutes for 30% completion. Calculate its t half. log 7 की यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला आप यूज करते हो k इक्वल टू 2.303 बाई टी log इनिशियल कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। इसी फार्मूले को हम लोग यूज करें। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पता है, इसलिए दोनों का जो के होगा वो सेम होगा। या तो एक तरफ से के निकालो और उसको दूसरे के लिए यूज कर लो, या फिर दोनों के को आप कंपेयर कर दो। तो हम लोग हमेशा सॉल्व इसको करते हैं कंपेयर करके, तो उसे आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे, मतलब एक बार इसका के लिखेंगे और इसका के लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम 40 मिनट वाले का के लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2.303 बाई टाइम इसका है 40 मिनट लॉग। अब यहाँ पे 30% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इसलिए अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 यूज करोगे तो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन बचेगा वो 70 बचेगा। ठीक है, ये लिखना है। इक्वल टू, अब हम टी हाफ का लिख रहे हैं, टी हाफ का मतलब जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो 2.303 बाई टाइम की जगह टी हाफ लिख देते हैं, ये बताना है आपको। लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 लेंगे और रिएक्शन आधा पूरा होगा तो बचा हुआ अमाउंट होगा 50। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2.303 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, इक्वेट करने से यही फायदा होता है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब यहाँ पे इसको लिखोगे आप 1/40 log 10 माइनस log 7। ठीक है, log का ये कॉन्सेप्ट है, और इक्वल टू हो जाएगा वहां पे 1/t हाफ log 50, और 100 कट करोगे तो log 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब log 10 और log 7 की वैल्यू यूज कर लो। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 7 की वैल्यू होती है, यहाँ पे मेंशन है 0.8451। ठीक है, ये बाई में है 40, इक्वल टू हो गया log 2 की वैल्यू होता है 0.3010 बाई टी हाफ। इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 9, 4, 5 एंड 1 डेसिमल के साथ, नीचे आएगा 40 इक्वल टू 0.3010 बाई टी हाफ। जब यहां से आप टी हाफ निकालोगे तो आपका ये जो रिजल्ट होगा वो हो जाएगा 0.3010 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 0.1549, और जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 77.7 मिनट। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज लोअर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी एसिडिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद pKa पे आएंगे। ठीक है, आपके पास दो कंपाउंड हैं, एक नाइट्रोबेंजोइक एसिड है वो भी 4 पोजीशन मतलब पैरा पोजीशन पे, ये हमने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, और एक नॉर्मल है मीन्स विदाउट हैविंग एनी ग्रुप, ये केवल बेंजोइक एसिड है इस तरीके से। ठीक, अब जो नाइट्रो ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये विथड्रॉ करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो यहाँ से जो O और H के बीच का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा O की तरफ, और ये आसानी से H प्लस के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। मतलब जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसकी एसिडिटी को प्रमोट कर रहा है, मतलब एसिडिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, इस वजह से इसकी एसिडिटी हो जाएगी ज्यादा और इसकी एसिडिटी हो जाएगी इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम। ठीक, अब एसिडिटी का और pKa का उल्टा हिसाब होता है। ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है पावर, P मतलब पावर होता है। जब आप कोई एसिड लिखते हो और एसिड जितनी आसानी से जितना हाई रेट से H प्लस को जनरेट करता है उसी के कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं Ka, मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जितना ज्यादा होगा मतलब रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, मतलब H प्लस उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, मतलब एसिडिटी हाई रहेगी। मतलब एसिडिटी हाई होगा तो Ka उसका हाई होगा, और जब इसके साथ आप पावर लगा देते हो तो इसका उल्टा हिसाब हो जाता है। ठीक है, इसलिए अगर किसी की एसिडिटी हाई होगी तो उसका जो पावर होगा Ka का वो कम होगा। ठीक है, ये जैसे आप लोग लिखते हो ना H प्लस कंसंट्रेशन, अगर एसिड ज्यादा होगा तो H प्लस ज्यादा होगा, लेकिन जब इसी को पीएच लिख देते हो, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो पीएच जिसका कम होगा उसकी एसिडिटी हाई होती है, तो पावर लगाने से उल्टा हिसाब हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक है पहला वाला, इसलिए इसका जो पीकेओ होगा वो लेस होगा और इसका पीकेए होगा हाई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। आउट ऑफ टू गैसेस ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर,
ए इज मोर सॉल्युबल, विच वन हैज हाई वैल्यू ऑफ के एच। तो हेनरी लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहां पे एक्स सॉल्युबिलिटी है और के एच है हेनरी लॉ कांस्टेंट। जो सॉल्युबिलिटी है इसको मोल फ्रैक्शन है, कुछ भी आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब ये जो हेनरी लॉ है केवल गैस पे अप्लाई है, इसलिए यहाँ पे दो गैस की बात हो रही है, एक गैस ए है और एक गैस बी है। अब यहाँ पे अगर सेम प्रेशर पे इनको डिस्कस करोगे, मतलब प्रेशर को चेंज नहीं करोगे, तो अगर आप इस एक्स की वैल्यू को बढ़ाओगे तो उसी रेशियो में जो के एच होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको सेम प्रेशर पे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को चेक करना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ए है वो ज्यादा सॉल्युबल है। अगर ए ज्यादा सॉल्युबल होगा मतलब उसके एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, तो उसी रेशियो में उसके के एच की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो कह रहा है कि विच वन हैज हाई वैल्यू ऑफ के एच। तो सॉल्युबिलिटी ए की बड़ी तो के एच इसका हो गया छोटा, सॉल्युबिलिटी बी का कम, इसलिए उसका के एच हो जाएगा हाई। इसलिए लिख देना है कि जो बी होगा उसका के एच होगा हाई। ठीक है, ये हो गया 10 प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे 10 प्रॉब्लम के साथ। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।